चलते हैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम, जहां पर आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। शहीदों को नमन करता हूं। महात्मा गांधी के सानिध्य में उस जमाने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता हुए, चंद्रशेखर, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवान जो फांसी के फंदे पे चढ़ गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो, लाला लाजपत राय हो, लोकमान्य तिलक हो, एक से बढ़ के एक ऐसे महापुरुषों में देश के अंदर जिन्होंने बिना किसी बाहरी मुल्क के सहयोग के इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा दिया, बिना किसी बाहरी मुल्कों के सहयोग से गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। इसीलिए आज हमारे देश का मान और सम्मान दुनिया में अलग से पहचान रखता है। इस महान देश ने 47 में जब आज़ाद हुआ था तब क्या था, यहाँ पर सुई नहीं बनती थी, 33 करोड़ की लगभग आबादी थी। आज 135 करोड़ की आबादी है। उसके बावजूद भी देश में जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, आधुनिक भारत बना है, विकास पानी के संबंध में हो, पीने के पानी की बात हो, सिंचाई की बात हो, चाहे वह बिजली के उत्पादन की बात हो। 13 मेगावाट बिजली राजस्थान में बनती थी, 13 मेगावाट बिजली जो राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी जनरेटर से। आज 23,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन होता है। शिक्षा में कहां से हम कहां पहुंच गए। आज शिक्षा में राजस्थान अग्रणी राज्य के रूप में उभर के आ रहा है। चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों से ज़्यादा हो गई है कॉलेजेस के अंदर। इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में आप देखिए, देश के अंदर हम नंबर 1 हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा है लाल किले की प्राचीर से हम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मॉडल राजस्थान का अपनाया गया है चिरंजीव योजना का, जिसमें आईपीडी ओपीडी लोग फ्री है, प्राइवेट में भी और सरकारी अस्पताल के अंदर भी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। कहने का तात्पर्य तमाम तरह की इलाज जो है वो निःशुल्क देने वाला, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला पूरे प्रदेशवासियों को, सभी वर्गों को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उन सबको 1,35,00,000 परिवारों को देने वाला राजस्थान पहला राज्य देश में बना है। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी इस बात को समझेंगे और जो राजस्थान का मॉडल है वो सोशल सिक्योरिटी के आधार पर पूरे मुल्क में लागू करेंगे। साथ में 5 लाख एक्सीडेंट बीमा भी किया हुआ हम लोगों ने। 1,35,00,000 परिवारों को हम स्मार्टफोन देने जा रहे हैं तमाम परिवार के अंदर, जिससे कि बच्चे जो है अभी कोरोना के अंदर लॉकडाउन में थे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, आईपैड नहीं था, लैपटॉप नहीं था। अब स्मार्टफोन मिलेगा तो घर घर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों के अंदर भी, परिवार के अंदर भी। वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने रिलेटिव से भी, वो समझ पाएंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है। गूगल के माध्यम से एक क्रांति आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमने इंग्लिश से स्कूल खोलने का प्रारंभ किया। अंग्रेजी स्कूल खोलने का एक अभिनव प्रयोग राजस्थान हुआ है। आप सोच सकते हैं
ये प्रयोग 10-15 साल के बाद में राजस्थान को कहाँ के कहाँ ले आएगा, जहाँ यहाँ के बच्चे अभी से ही प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना सीखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आने वाले वक्त के अंदर जो आज जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी की जो बात की थी राजीव गांधी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, आईटी क्रांति की बात की थी, कंप्यूटर की बात की थी, इंटरनेट की बात की थी, उसका लाभ प्रदेश के गांव के बच्चों तक को मिलने लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश का नौजवान मानव संसाधन किस रूप में तैयार होकर वो आगे बढ़ पाएगा। इस प्रकार से पिछले 10 साल का सफर तय करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी उपलब्धियां शानदार उपलब्धियां हैं। पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, बार बार सैनिकों का शासन, लोकतंत्र की हत्या। यहाँ पिछले 10 साल के अंदर लगातार नियमित चुनाव, सरकारें बदलती रहती है, लोकतंत्र मजबूत होता रहता है, दुनिया लोहा मानती है। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे बना, मुस्लिम धर्म के नाम पे बना। आप देखिएगा धर्म के नाम पर जो मुल्क बनाने की बातें करते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है, जो धर्म के नाम पर उस वक्त में मजबूरी में बनाना पड़ा अलग राष्ट्र पाकिस्तान के नाम का, लोकतंत्र की हत्या, और साथ में इंदिरा गांधी के ज़माने में 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अगर धर्म के नाम पर देश कामयाब होते होते तो भाषा के नाम पर अगर वहाँ टुकड़े हो सकते हैं एक धर्म के लोग होते हुए भी, आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मूल भावना है अम्बेडकर की दी हुई संविधान के अंदर, जिसमें लोकतंत्र की बात भी की गई है, समाजवाद की बात भी की गई है और सर्वधर्म समभाव की बात की गई है, उसी सर्वधर्म समभाव ने इस देश को आज 75 साल में एक रखा है, मजबूत रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, तमाम लोगों को लगा कि हमारा मुल्क है ये। अलग अलग भाषाएं हमें समझ में आती नहीं है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मराठी क्या होती है, तब भी हम एक अखंड हैं, इसलिए कि मूल भावना हमारी सभी को समान अधिकार है संविधान के अंतर्गत, कोई भेदभाव नहीं है, तब जाकर के स्थिति बनी हुई है। कमजोरी आज भी है, छुआछूत मानवता पे कलंक है। मैं उम्मीद करता हूं कि धर्म के नाम पे बात करने वाले इस पे ध्यान देंगे कि आप धर्म की बात तो करते हो, पर जब आज ऊंच नीच की बात आती है, दलित की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, पिछड़े वर्ग की बात आती है, तो आपको सोचना पड़ेगा उन लोगों के लिए भी किस प्रकार से आप भेदभाव खत्म हो, आपस के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, उसके लिए आपका अभियान चलना चाहिए। आपको आह्वान करना चाहिए कि अगर आप धर्म के नाम पे बात करते हो राष्ट्र बनाने की, और कहाँ राष्ट्र बनाने की बात करते हो, मानवता पे कलंक लगा हुआ है, उसको तो मिटाओ कम से कम। ये तमाम बातें हमें सोचनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि आज देश में आज़ादी के बाद में कश्मीर, गोवा, सिक्किम, ये राज्य हमारे देश में आके जुड़ गए। एक भी यहाँ का कोई राज्य अलग नहीं हुआ देश से। इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, परंतु खालिस्तान नहीं बनने दिया। आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए हम तो उनके साथ मंत्री थे, वो जान चली गई उनकी। राजीव गांधी ने उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, वो शहीद हो गए, प्रधानमंत्री बनने वाले थे। सरदार बेन सिंह जी
पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वे शहीद हो गए। नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को उन्होंने वहां पे। इस प्रकार से चाहे आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में जो बलिदान कुर्बानी त्याग हुए हैं, फांसी के फंदे में चढ़े हमारे नौजवान, देश भूल नहीं सकता। इस मुबारक मौके पर हमेशा हम उनको याद करते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। आज़ादी के बाद में कश्मीर, गोवा, सिक्किम ये हमसे अलग थे, वो मिले हमारे मुल्क के अंदर राज्य के रूप में, ये सब जानते हैं। कई मुल्क टुकड़े हो गए, रशिया जैसे मुल्क के टुकड़े हो गए, 16 टुकड़े हो गए। इंडोनेशिया के, चेकोस्लोवाकिया के, वियतनाम के तमाम देशों के टुकड़े हो गए। इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, ये कोई कम बात नहीं है। वहाँ लोकतंत्र मजबूत बने, कायम रहे, एकजुट रहे, देश एक व अखंड रहे, ये हमारे नेताओं की कुर्बानी का परिणाम है। इन बातों को भी सोचना पड़ेगा। लंबा सफर तय करते करते जो सफर में यात्री हैं, जो उनकी भूमिका थी आज़ादी करवाने के अंदर और आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के अंदर, देश को एक व अखंड रखने के अंदर, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा इस अमृत महोत्सव पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको मालूम है कि 31 दिसंबर 1929 के अंदर रावी के तट पर लाहौर के अंदर जब पूर्ण स्वराज्य की बात की गई, पहली बार तिरंगे झंडे को खुद ने फहराया था। और पंडित नेहरू ने कहा उस वक्त में, आज ये झंडा फहरा दिया गया तिरंगा, जान चली जाए परवाह मत करना, पर कभी झुकने मत देना इसको। और आज मुझे खुशी है, गर्व है कि 75 साल में झंडा झुका नहीं है, मजबूत के साथ में खड़ा है देशवासियों के हाथ के अंदर। पूरा देश और घरों के अंदर आज झंडा मजबूती के साथ लहरा रहा है। इस बात का गर्व हम सबको होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज मैं 14वीं बार मैंने झंडा फहराया यहाँ पर, 14 बार। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान की जनता ने जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, उसके कारण से 14 बार झंडा फहराना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रथम सेवक के रूप में मैंने भी संकल्प ले रखा है, जिंदगी के अंदर अंतिम सांस तक इस प्रदेश की मैं जिस प्रकार सेवा कर सकूं, गरीब को गणेश मान करके। गांधी जी ने जो कहा था, अगर सरकार बन जाए तो अंतिम व्यक्ति में, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, गरीब आदमी, उसके आंसू पहुंचना आपको। वो काम मैं बखूबी कर रहा हूं। और इसीलिए एक के बाद एक बजट पेश मैंने जो किए हैं, किसान को, दलित को, पिछड़ों को, गरीब को, चाहे गरीब किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, उनके लिए मैंने समर्पित किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, और मैं चाहूँगा कि देश में तनाव नहीं रहे, सभी जाति, सभी धर्म के बीच में प्यार मोहब्बत का माहौल रहे। एक कहावत है, घर में भी अगर झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं उठ सकता। गांव में अगर झगड़े होते हैं वो गांव में विकास ठप हो जाता है। यही बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। हम लोग चाहेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जो मूल भावना है टॉलरेंस की, उसको भी सरकार अपनाए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। मुझे संत कबीर का वो कथन याद आता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए। विपक्ष भले ही निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन उनके सुझावों को शामिल करने पर गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। विपक्ष को दुश्मन मान लेना लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि इसी भावना के साथ में पूरे देश में हम लोग सब मिलकर के, हम कोई दुश्मन नहीं है आपस के अंदर, विचारधारा के आधार पर सरकारें बनती है, सरकारें चलती है और हम लोग उसको निभाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कोई गलती कर रहा होगा तो वो सुधार करेगा उसके अंदर, देश हित के अंदर।
एक बात मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, युवा इस देश की शक्ति है। हमारे देश में 65% आबादी जो है युवाओं की है और किसी भी देश की तकदीर बदलने के लिए युवाओं की भूमिका, छात्रों की भूमिका बहुत बड़ी है। इतिहास गवाह है दुनिया के मुल्कों के अंदर भी। ये हम सब राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि समाज के युवाओं को सही राह दिखाएं। युवा शक्ति का दायित्व है वो देश के भविष्य के लिए स्वयं को संयमित रखते हुए अपनी ऊर्जा को देश को खुशहाल बनाने में लगाएं। लेकिन आजकल ये देखने में आया कि देश की युवा शक्ति का लक्ष्य थोड़ा अलग हो गया है। मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, वहाँ का माहौल अलग ही हो गया है। कई युवाओं में उन्माद बढ़ता जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। ना उनके खुद के इंटरेस्ट में है और ना देश के इंटरेस्ट के अंदर है। युवा आपस में द्वेष रख रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर बंट रहे हैं, आपसी सद्भाव खत्म हो रहा है। उनसे दूर रहना चाहिए, देश हित में है। मैं समझता हूँ कि युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं का बड़ा वर्ग नशाखोरी में भी शिकार हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। कॉलेजेस के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, प्रांगण में जो सुनते हैं हम लोग, तकलीफ होती है। ये बुराई है, इसको दूर करना चाहिए। खाली सरकार इसको दूर नहीं कर सकती है, युवाओं खुद को आगे आना पड़ेगा। यदि कोई युवा क्षमतावान है और उसकी क्षमता का पूरा उपयोग देश सेवा में नहीं कर सके वो, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए मुझे याद आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था युवाओं को सपने देखना चाहिए। सपने देखे युवा, सपने में वो सपने देखे जो देश हित में हो, मानवता के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो और खुद के हित में हो। और उनको पूरा करने के लिए मन के अंदर संकल्प लें, ये उनकी भावना होनी चाहिए। सरकार काम काज करने में कमी नहीं रख रही है। आप देख रहे हमारे सामने करप्शन भी एक चुनौती होती है। और मुझे कहते खुशी है कि जिस तरह से हमारी सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर वार कर रही है, उससे जनता भी खुश है। राजस्थान में करप्ट लोगों की नींद उड़ी हुई है अभी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जनता का पूरा सहयोग में मिल रहा है इस काम के लिए, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। आज आप देखिए खुशनुमा माहौल है। 15 अगस्त में मैंने देखा है बारिश होती है, पर जब प्रोग्राम होता है तो मानसून रुक जाता थोड़ी देर के लिए। ये भी सुकून की बात है। अभी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे और आप उसके बाद देखेंगे वहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी। ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस बार मानसून अच्छा आया राजस्थान के अंदर। एक खुशनुमा माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। वो खुशनुमा माहौल समाज में भी है, लोगों के दिलों में भी है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबसे, इस खुशनुमा माहौल को आप दिलों में उतार लें और जाति धर्म कोई भेदभाव छोड़ करके एकजुट रहें। पूरे प्रदेशवासी प्रदेश के विकास में भागीदार निभाएं। इस प्रकार का भाव आप सब में होना चाहिए। हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमने सपने बड़े बड़े मैंने देखे हैं। मैंने सपना देखा रिफाइनरी का तेल निकल गया राजस्थान के अंदर, बाड़मेर में। आज तेल निकलना बड़ी बात थी, रिफाइनरी बने वहां पर। ये सपना देखा, सरकार बदल गई, वो सपना टूटता हुआ नजर आया। हमने संघर्ष किया, आखिर में हमारी जीत हुई और रिफाइनरी वहाँ पर बन रही है। वहाँ पर आधा काम हो गया। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये भी एक सपना ERCP कैनाल का 13 जिलों में, जिसमें जयपुर भी आता है, जिसमें दौसा भी आता है, माधोपुर भी आता है, करौली भी आता है, धौलपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है, अजमेर भी आता है, टोंक भी आता है, बूंदी भी आता है, झालावाड़ भी आता है, बारा भी आता है, कोटा भी आता है। सब जगह पीने के पानी और सिंचाई की सुविधाएं बढ़े किसान के लिए। भारत सरकार से हम संपर्क में हैं। हम चाहते हैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जयपुर में, अजमेर के अंदर चुनाव के पहले
वादा पूरा करे, ये हमने उनसे आग्रह किया है। मुझे उम्मीद है कभी न कभी वो वादा पूरा करेंगे और ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी समय पर। 13 जिलों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, किसानों को भी और जनता को भी, ये मैं विश्वास करके चलता हूँ। हमने सरकार बनते ही MSME का एक्ट बनाया, जिससे कि छोटे छोटे हमारे उद्यमी इंडस्ट्री लगा सके। मुझे खुशी है कि MSME एक्ट बनाया गया, उसमें 3 साल से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 13,000 नौजवानों ने, उद्यमियों ने अपना पंजीकृत करवा लिया है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम और कस्टमाइज पैकेज के माध्यम से काफ़ी लोग राजस्थान की तरफ झुकाव रखते हैं। अभी तक आपको हमें खुशी होगी, जो अक्टूबर में हम चाहते हैं इन्वेस्ट राजस्थान कॉन्फ्रेंस करना, 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के MOU हो चुके हैं और 1 लाख करोड़ के जल्दी होने वाले हैं। हर ब्लॉक के अंदर आपको खुशी होगी, सबको सुनकर के, प्रदेशवासियों को, राजस्थान के हर ब्लॉक के अंदर रिको की तरफ से औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। कुछ जगह बनने लग गए हैं। आप कल्पना कीजिए, हर ब्लॉक में जब रिको की तरफ से इन्वेस्टमेंट क्षेत्र बनेगा तो वहाँ के युवाओं को लाभ मिलेगा, अवसर मिलेगा छोटे बड़े उद्योग धंधे लगाने के अंदर भी। इस प्रकार की सोच के साथ में हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, जिससे कि रोजगार मिले। सरकारी नौकरियों में कमी नहीं रख रहे हम लोग। 1,26,000 नौकरियाँ लग चुकी है, 1,20,000 के लगभग प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं और 1 लाख की मैंने घोषणा कर रखी है। लगभग 3 लाख से अधिक नौकरियाँ एक साथ 5 साल में लगना, ये भी एक इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। आपको मालूम है कि इस बार हमने कृषि का अलग बजट पेश किया है। पूरे देश के अंदर ये घोषणा करने वाला पहला राजस्थान राज्य है जहाँ मैंने कहा था अगला बजट 22-23 का कृषि का अलग आएगा। अलग बजट पेश किया गया, हमने डबल प्रोविजन कर दिया बजट में उसका पिछले वर्ष से। और जो छूट दी गई किसानों को, कंज्यूमर्स को, 50 यूनिट तक फ्री की गई है बिजली, सब मिला के यार 45 लाख ऐसे कनेक्शन है, उपभोक्ता है जिनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। आप सोच सकते हो वो जो किसान है, गरीब है, कोरोना की मार झेल चुका है, उनको कितनी खुशी हुई होगी, उसकी आप कल्पना कर सकते हो। कोरोना की बात आज मैं कह सकता हूँ आपको, मैं प्रदेशवासियों को बार बार मुबारकबाद देता हूँ। कोरोना विश्वव्यापी महामारी, लोग चिंतित हो गए थे कि जान बचेगी कि नहीं बचेगी, किसी को नहीं मालूम। उस वक्त में हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा राजस्थान के अंदर। दवाएं फ्री करी, इलाज फ्री किया राजस्थान के अंदर, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। पूरे देश में कितने लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, तो राजस्थान में हमने ऑक्सीजन की कमी से किसी को नहीं मरने दिया। शानदार प्रबंधन रहा। पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भीलवाड़ा मॉडल का नाम हो गया। ये तमाम प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से, धर्मगुरुओं के आशीर्वाद से, एक्टिविस्ट थे या NGO थे, ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। हमने कोई राजनीति नहीं करी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, बातचीत करी, सबको साथ लिया, हम लोग कामयाब रहे। अब भी गायों का जो बीमारी आई हुई है, लगे हुए हम लोग गाय माता का जो महामारी फैली है रोकने के लिए। कल भी मीटिंग की थी, आज भी 2 बजे मीटिंग फिर कर रहे हैं हम लोग। पूरे प्रदेश के वार्ड पंचों को जोड़ रहे हैं हम लोग, सरपंच को जोड़ रहे हैं हम लोग, पार्षदों को जोड़ रहे हैं। प्रयास करेंगे किस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज जो है वो खतरनाक डिजीज है, आगे फैले नहीं और गौ माता बच जाए, ये हमारा प्रयास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा किसानों को हम लोग ब्याज रहित 20,00,000 करोड़ का हम लोग लोन देते हैं, कमी नहीं आएगी। 1,000 रुपये प्रति किसान दे रहे हैं हम लोग, उसका बड़ा लाभ मिला है। और तो और 22/2/22 को बजट पेश किया, मैं 23
फरवरी को, और एक दिन पहले तक के जो अप्लाई किए हुए थे किसान कनेक्शन के लिए, कुओं के लिए 3 लाख से अधिक, उन तमाम लोगों 3,34,000 वो बिजली कनेक्शन देने का हमने असेंबली में घोषणा की थी। वो काम चालू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी काम हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर हेल्थ का। चिरंजीवी योजना के अलावा भी 30 जिलों में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले राजस्थान के अंदर। PSC CSC सब सेंटर का जाल बिछा दिया है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर चाहे सड़कों की बात हो, जाल बिछा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपये खर्च करके। नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवेज हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की रोड्स हो, रिपेयर का काम वो सब हो रहा है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मैंने कहा कॉलेज खोली हमने 75 साल में 240 कॉलेज खोली थी, और हमने 3 साल में 210 कॉलेज खोल दी है। उसमें 94 कॉलेज तो लड़कियों की खोल दी है, और ये कह दिया है जहाँ 500 गर्ल्स मिलेगी स्कूल में वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी। इस प्रकार से हमने इस काम को भी हाथ में लिया है। बाकी आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक सुरक्षा में मुख्य ध्येय लेके चल रहे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान अब वो राजस्थान नहीं रहा पहले वाला, खाली आकाश होकर पढ़ते रहते थे। जब से यूपीए गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जब से नरेगा लागू किया है देश के अंदर कानून बना करके, RTE राइट टू एजुकेशन, गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल के अंदर लागू की है, उसके बाद में आप देख रहे हैं तस्वीर बदल रही है। अब तो राजस्थान में एम्स भी आ गया, IIT, IIM, IIIT, MNIT, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, क्या नहीं है यहाँ पर। सभी तरह से मैं समझता हूँ कि हम लोग आज, जैसे मैंने कहा अंग्रेजी स्कूल खोले, 10,000 टीचर्स भर्ती करें अंग्रेजी के। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि राजस्थान आगे बढ़े, उसी रूप में सब फैसले किए जा रहे हैं। या पैसा ने गाँव के संग, पैसा इन शहरों के संग अभियान चल रहा है। 22 विभाग के काम उसमें हो रहे हैं, और मुझे खुशी है कि 18 लाख प्रकरण निपट चुके हैं। शहरों के अंदर 50 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, पैसा ने गाँव के संग के अंदर भी। इस प्रकार से निश्चितजनों को, बुजुर्गों को आपको खुशी होगी, राशन की होम डिलीवरी की जाएगी सरकार की तरफ से। बुजुर्गों को राशन की दुकान में जाकर खड़ा नहीं होना पड़े, ये व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी ही। इस प्रकार से 80,000 ई मित्र बन गए राजस्थान में। 100 से अधिक सरकारी सुविधाएं वहाँ पर मिल रही है ऑनलाइन। और जयपुर, जोधपुर में पायलट बेसिस पर ई मित्र एट होम, घर बैठे हुए आप तमाम 100 तरह की सुविधाएं ले सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये काम भी हम लोगों ने हाथ में लिया, वो आगे बढ़ा है, काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा मेरा मुख्य ध्येय है। आज विकसित राष्ट्र दुनिया के हैं, वहाँ गरीबों को, बुजुर्गों को, सबको वीकली पैसा मिलता है। जिंदगी जिंदा रहने का हक सबको है, और सरकार का कर्तव्य है कि वो उनके लिए सब कुछ लोक कल्याणकारी योजना लागू करे। अभी थोड़े दिन से चल पड़ा है रेवड़ी कल्चर। मैं उसको रेवड़ी कल्चर नहीं मानता हूँ। ये तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, विधवाओं के लिए है, निश्चितजनों के लिए। आज आपको जाने खुशी होगी, राजस्थान में लगभग 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। पेंशन यह मिल रही सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से। चिरंजीवी योजना का मैंने आपको बताया, RTE लागू है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो भी हमने 1 रुपये किलो कर दिया। पेंशन दे रहे हैं हम लोग। कोरोना में जो लोग मारे गए हैं, विधवाओं को 1 लाख रुपए और पेंशन, अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की FDR, पालना योजना पेंशन। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि महंगाई के दौर में, और महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उनको, केंद्र को, राज्यों को मिलकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, महिलाओं की भी रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है,
उसको देखना पड़ेगा हमें। बेरोजगारी से नौजवानों में कुंठा आ रही है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम लोग पीछे रहें, ये मेरा मानना है। अंत में मैं कहना चाहूँगा आपको, ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है 29 अगस्त से। देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जहाँ करीब 30 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है राजस्थान के अंदर। इसमें सभी जाति, धर्म, विचारधारा के ऊपर उठ करके, जैसे एमएलए और एमपीज जो मैच खेलते क्रिकेट का, कभी एमएलए वर्सेस सरकारी अधिकारी होते हैं, कभी एमएलए वर्सेस पत्रकार होते हैं। तब जो टीम बनती है एमएलए की, उसमें कांग्रेस की भी होते हैं, बीजेपी की भी होते हैं, सीपीएम की भी होते हैं, तमाम पक्ष होते हैं। उसी प्रकार से मैं आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों को, ग्रामीण ओलंपिक से खेलों का माहौल बनेगा राजस्थान के अंदर। आपको ये जो टीमें बने गांव के अंदर, उसमें कोई विचारधारा, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग बीच में नहीं आना चाहिए। खेल को खेल की भावना से खेलें और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को कामयाब करने में मैं प्रदेशवासियों को आह्वान करता हूँ। अंत में मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के आज़ाद भारत के अपने पहले संबोधन में द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे, आपको मालूम है कि 12 बजे रात को जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, रात को 12 बजे नेहरू जी ने कहा था कि आज दुनिया सो रही होगी और हिंदुस्तान जाग रहा है 12 बजे के बाद में। वो भाषण जो दिया था उसका एक अंश पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये भविष्य आराम करने और दम देने के लिए नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयत्न करने के लिए है। जैसे कि हम उन प्रतिज्ञाओं को जो हमने आज़ादी की जंग लड़ते हुए कई बार की है, उसे जो आज कर रहे हैं पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता, अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान आदमी महात्मा गांधी की आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के आंसू को पहुंच दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कोटि कोटि आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व में अभी 3 दिवस पूर्व ही राजस्थान के 1,23,00,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ देशभक्ति के गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। श्रीमान, आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राजस्थान विकास और प्रगति पथ पर और नई ऊंचाइयों का स्पर्श करता रहेगा। आप सभी करतल ध्वनि के साथ